जय भीम। आप सभी को मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं भोजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध की प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं। बुद्धिस्ट मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करते हैं। हमें इतने सालों से जो पढ़ाया जा रहा था कि जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं वो उनके पुनर्जन्म की कहानियां हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो बुद्धिस्ट मैनेजमेंट है एक तरह का। संघ में तथागत गौतम बुद्ध ने किस तरीके से मैनेजमेंट को संचालित किया था कहानियों के माध्यम से, वो कहानियां हैं। और इस संदर्भ में हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने कि एक दशक तक जातक कथाओं के ऊपर शोध किया है। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी। है ना। जी। और प्रारंभ में ही जी। मैं आपकी बातों में थोड़ा सा परिमार्जन करता हूँ। जी। भगवान बुद्ध ने अपने संघ के प्रचालन में हाँ। जिस प्रबंधन को उन्होंने अपनाया हम्म। और सिखाया, हम्म। है ना, साथ साथ हम्म। ऐसा भी है, सिखाया भी हाँ। अपने। जो उसमें बताते हैं कि 80 अस्तवीर थे। हम्म। जेतवन विहार में 80 हाँ। अस्तवीर थे, उनके नाम भी मिल जाते हैं, है ना। अच्छा। तो मैं इन जातक कथाओं से इतर आपको ये सूचना दे रहा हूँ हम्म। कि वो अ, जो मान लीजिए कोई उपासक आ गया है अपनी समस्या लेकर के, हम्म। है ना, उनमें साधारण आदमी भी होते थे और राजा महाराजा भी होते थे, हम्म। है ना। वो अपनी घरेलू समस्याएं तक लेके आते थे। अब उनको, अगर मान लीजिए मेरे जैसा कोई बाबा होता तो बता देता कि भाई इतना चढ़ाओ दान और इसमें ये करो और वो हम्म। करो, तमाम तरह की बातें उसमें फंसा देता, है ना। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो बहुत ही सिंपल से एक कहानी सुना करके उसमें बोधिसत्व को ले आते हैं, स्वयं उससे कुछ नहीं बताते। देखिए, ये भी एक टेक्निक है, कौशल, प्रबंधन कौशल है ये। खुद अगर कहते हैं, मान लीजिए कुछ थोड़ा सा धर्म से, नियम से च्युत होना, तो वो गलत इंडिकेशन होगा, है ना। मान लीजिए मैंने नियम बनाया कि भाई आप रात को 7 बजे के बाद खाना मत खाइए, एक उदाहरण देता हूँ, है ना। अब ऐसे अब जो उपासक है कोई ऐसी समस्या लेके आ गया हुआ है ना। अब मैं उसको कैसे अलाउ कर दूं, कैसे बात कर दूं कि ठीक है तुम 9 बजे खा लेना। हम्म। तो मैं अपने ही नियम को काट दे रहा हूँ, हम्म। है ना। इसका एक दूसरा तरीका यह है कि भाई मैं एक कहानी बता करके बोधिसत्व के माध्यम से एक केस स्टडी बताऊं कि भाई इमरजेंसी कंडीशंस में उसने वैसा किया था। हम्म। ठीक है, तो एक अपवाद मैसेज स्वरूप। चला गया, हम्म। बात चली गई, है ना। तो हम्म। ये ढंग है बुद्ध की प्रबंधन का कि मान लीजिए कहीं डेविएशन है भी, हम्म। कहीं विचलन है भी नियम से, तो उसको हम्म। किस तरह मैनेज करना, किस तरह उसका प्रबंधन किया जा सकता है जो जी। सम्यक हो। हम्म। ऐसा नहीं कि मतलब अनाप शनाप हो, हम्म। सम्यक हो, यानी विद इन लिमिट्स हो। उन हम्म। लिमिट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। टॉलरेंस लिमिट उसको कहते हैं, +-3 सिग्मा का सिद्धांत यहाँ हम्म। पर लागू होता है। उसको हम्म। हम लोग आगे और कहानियां देखेंगे तो बताएं। आज हम्म। जो कहानी हम लोग कहने वाले हैं ना, हम्म। वो है नंद विशाल जात्रा। नंद 28 नंबर विशाल। की कहानी है। हाँ। ठीक है। और पर्सनल मैनेजमेंट की इतनी बढ़िया कहानी है, मैं आपको बताऊं कि आप दंग हो जाएंगे कि हम्म। भाई इतना बढ़िया, यानी पर्सनल मैनेजमेंट की सीख इस कहानी से मिलती है। तो मैं आरंभ करता हूँ अपने दर्शकों के लिए बताते हुए कि जो गाथा है ना, क्योंकि पहली लाइन में हमको गाथा मिलनी है ना। वो गाथा जो है, शास्त्रा ने जेतवन विहार की बात है, जब हम्म। ये गाथा कही थी उन्होंने। हम्म। और उसमें क्या था कि 6 वर्गीय भिक्षुओं को लक्ष्य करके ये गाथा कही गई थी, हम्म। है ना। अब आप थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि 6 वर्गीय भिक्षु क्या थे, हम्म। है ना। तो उनका जिक्र बार बार उसमें आता है पाली साहित्य में। 6 वर्गीय भिक्षु थे। ये थोड़ा कलह करते थे आपस में, गाली गलौज, है ना, इस ढंग के झगड़ालू झगड़ालू अनुशासन प्रवृत्ति। भंग, हाँ, झगड़ालू प्रवृत्ति के। जी। और ये जो जेतवन विहार की जो शांति है उससे भंग होती थी। जो हम्म। नीचे नीचे दूसरे भिक्षु हैं, श्रामणेर हैं, उनको भी कभी जाति के नाम से बुला लिया, हम्म। कभी अरे माने क्या उसको कहते हैं कि व्यंग करते हुए बुला लिया, है ना। हम्म। तो इसमें वो बात दी हुई है वर्तमान कथा में, उसकी हम्म। संक्षिप्त सी जानकारी दी हुई है
कि ये षड्वर्गीय भिक्षु इस तरह से बातें किया करते थे। ठीक है, तो उनका जो यानी सम्यक वाचा जो है सिद्धांत, जो शास्त्रा बार बार कहते हैं कि भाई वाणी जो है वो सम्यक होनी चाहिए, तो उसका उल्लंघन बार बार करते थे और आदर सहित नहीं बोलते थे। जो अपने से छोटे हैं उनको भी नियम यह था कि भाई आदर से बुलाना है ना, उनका भी मजाक नहीं उड़ाना है, उनको भी कुछ अपशब्द नहीं कहने। लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे। तो उसकी जो उनकी बातें हैं, षड्वर्गीय भिक्षु की बातें, वो लोगों को चुभती थी, है ना। तो उसमें गुस्सा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, किसी को अगर ढंग से नहीं बात कीजिएगा। तो देखिए इसमें बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि 10 आक्रोश वस्तु, ये वर्तमान कथा में दी हुई है, 10 आक्रोश वस्तुएं दी हुई है। क्या क्या? जाति, गोत्र, नाम, कुल, कर्म, शिल्प, रोग, चित्त विकार तथा आपत्ति अपमानजनक शब्दों है। तो ये जो है, मान ली किसी को आप जाति के नाम से बुलाते हैं तो चिढ़ेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से ये 10 चीजें हैं। इनमें अगर आप मान लीजिए कोई किसी का शिल्प है कुछ, अब उसको आप बुलाइए अबे चमार, अबे धोबी, आप समझ रहे हैं, या इस तरह से, इस तरह के जो संबोधन है ये आक्रोश उत्पन्न करेंगे, है ना। तो ये लोग षड्वर्गीय भिक्षु जो है इसी तरह की बातें किया करते थे। तो इसकी कंप्लेन हुई शास्त्रा के पास। तो शास्त्रा ने उनको बुलाया, षड्वर्गीय भिक्षुओं को बुलाया और उनको कहा कि भिक्षुओं, कठोर वाणी पशुओं तक को अरुचिकर होती है। कठोर वाणी जो है पशु तक को अरुचिकर, उसको भी अच्छा नहीं लगता। अगर कठोर वाणी पशु से भी बोलोगे तो वो भी अच्छा नहीं होता। पूर्व समय में एक पशु ने अपने को कठोर शब्द से पुकारने वाले को 1000 मुद्रा हरा दिए। अब देखिए एक लाइन में आपको एक कहानी की भूमिका बन गई कि पूर्व समय में कठोर शब्द किसी को कहे थे, किसी बैल को, तो उसने 1000 रुपए हरवा दिए। तो अब हो गई ये से आपके जो सुनने वाले हैं उनमें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, उनका अवचेतन मस्तिष्क भी सक्रिय हो गया। तो ये एक बड़ी खास शैली में देखता हूँ जो इन जातक कथाओं में व्यवहार हुआ है बार बार, कि कोई ऐसी लाइन उसमें बोलिए, कुछ ऐसे शब्द बोलिए कि आदमी जो श्रोता है उसकी उत्सुकता बढ़ जाए, उसका पूरा अटेंशन वहां पर आ जाए, अटेंशन वहां पर आ जाए। अब जो है शुरू करेंगे अतीत वस्तु। तो अतीत वस्तु में शुरू करेंगे तो आपको मालूम है उसमें राजा और राज्य का नाम देना होगा, फिर बोधिसत्व का जिक्र आएगा, है ना। तो इसमें राजा का दिया है गांधार नरेश, तक्षशिला। तक्षशिला के जो राजा थे गांधार नरेश, उनकी बात है कि उसके समय बोधिसत्व बैल की योनि में पैदा हुए थे। बोधिसत्व को बैल की योनि में दिखा दिया। अब बोधिसत्व जो है, जो उनका नाम था नंद विशाल, है ना। और उनको एक ब्राह्मण ने जो है उसको वो मिला था, दक्षिणा में वो बैल मिला था, तो उसको बहुत ही, उसने पुत्र के हिसाब से पुत्रवत उसको पाला था, है ना। और आयु जब बड़ा हो गया तो बोधिसत्व जो है बड़ा मजबूत कद काठी का हुआ, है ना, काफी ताकतवर। तो बोधिसत्व ने सोचा कि मुझे इस ब्राह्मण ने बड़ी कठिनाई से पाला है ना। अब सारे जम्बू द्वीप में मेरे समान धुर में जुतने वाला दूसरा बैल नहीं है ना। वो बैलों की गाड़ी जो होती थी उसमें धुर में जोतना कहते हैं उसको। तो वो जो है मेरे में इतना बल है, उतना जम्बू द्वीप में और किसी के पास बल नहीं है। तो मैं क्यों न अपना शक्ति प्रदर्शन करके इस ब्राह्मण को बेनिफिट दिलवा दूं, उऋण हो जाऊं इसने मुझसे जो बचपन से मुझे पाला है ना, और उपकार किया, तो मैं उऋण हो जाता हूं उससे। तो उसने ब्राह्मण से कहा, है ना, ब्राह्मण से कहा कि जो गोधन वाले सेठ हैं, है ना, उनसे जाकर के कहो कि मेरा बैल जो है एक साथ 100 गाड़ियां खींच लेगा भरी हुई। अच्छा, हाँ, इसकी बाजी तुम जाके लगा लो, ठीक है। तो अब वो जो ब्राह्मण है वो जाता है और जो शहर का जो सेठ है उससे कहता है कि हमारे इलाके में कौन सबसे बढ़िया, किसके बहुत शक्तिशाली बैल हैं, है ना। तो किसी का नाम बताता है कि इस तरह से उसके वहाँ के बैल बहुत सबसे अच्छे होते हैं, सबसे तगड़े बैल होते हैं, है ना। तक्षशिला के आसपास का कोई इलाका होगा।
तो ठीक। वो बहुत ताकतवर बैल है। तो उसने कहा कि जो मेरा बैल है, ब्राह्मण कहता है कि वो 100 गाड़ियां एक साथ खींच सकता है। ठीक। तो वो सेठ कहता है असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो कहा हाँ। लगाओ बाजी। हाँ। तो बाजी लग गई, है ना। हाँ। बाजी लग गई 1000 कांसापण की। उस ठीक। समय का जो सिक्का रहा था, रुपया जिसको हम्म। कांसापण, तो वो लग गया 1000 की बाजी। और हम्म। एक टाइम फिक्स हो गया उस समय। सौ हम्म। गाड़ियां उसमें भरी हुई, माल की भरी हुई घोड़ियां गाड़ियां जोत दी गई। अब हाँ। ब्राह्मण जो है इसको बोधिसत्व को, नंदी विशाल जिसका नाम है, नंदी विशाल को सजा करके ले आया। हम्म। और उसको जो है जब खींचने का टाइम आया, हम्म। तो उसने कहा, हम्म। है ना, जो में बांध दिया, कि उसने कहा कि अच्छा, तो कूट, ढो, हम्म। खींच, हम्म। है ना। अब कूट मतलब होता है मूर्ख, है ना, पाली का शब्द है। उस तरह से उसको मतलब एक डिग्रेड वाला शब्द है, डिग्रेडिंग इसमें, हम्म। कि अबे कूट, खींच, है ना, हम्म। अबे खींच, इस ढंग से। जैसे तो उसने जो आज की है, तारीख में हम लोग गधा कह देते हैं किसी को। गधा आया, इस ढंग से उसको मैंने डिग्रेड करते हुए बात कहा कि खींच। तो वो जो है बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, हम्म। है ना। ये बोलते रह गया उसको, हम्म। हो सकता है मारा वारा भी हो, लेकिन वो जो है वो टस से मस नहीं हुआ। हम्म। तो ये ब्राह्मण जो है हार गया, हम्म। बाजी। हम्म। बाजी हार गया, और जब घर गया तो मुंह लटका के बैठा हुआ है। मुंह लटका के बैठा है, तो उस समय जो बोधिसत्व है वो उससे कहता है ना, हम्म। कि जब उसको देखा कि एकदम शोकाभिभूत है ना, तो नंद विशाल ने जो है चर के आए, आके आकर के उसको कहा कि ब्राह्मण, क्या सो रहे हो। हम्म। तो उसने कहा कि 1 सहस्र हारने वाले को नींद कहाँ से आ सकती है ना, ब्राह्मण बोलता है। तो उसने कहा, ब्राह्मण, मैंने इतने समय तक तेरे घर में रहते समय क्या कभी कोई बर्तन तोड़ा, या कभी किसी को कुचला, या कभी किसी को अनुचित स्थान पर कहीं पर गोबर या पेशाब किया। हम्म। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया, भाई तुम्हारा आचरण तो बहुत अच्छा था। तो फिर तू मुझे कूट कहकर क्यों पुकारता है। हम्म। तो मुझे कूट क्यों कह के पुकारा, है ना। हम्म। ये तो तेरा ही दोष है, मेरा दोष नहीं है। हम्म। इस बार तू 2000 की शर्त लगा, है ना, मैं तुझे 2000 जितवा दूंगा, लेकिन मुझे कूट कहकर अगर पुकारोगे तब नहीं। ठीक है। हम्म। अब ब्राह्मण जो है उसकी बात सुन करके वही जा करके फिर सेठ से कहा कि 2000 की बाजी लगाओ इस बार। हम्म। तो सेठ सोचा कि चलो एक बार तो 1000 जीते हैं, फिर बेवकूफी कर रहा है। भाई हम्म। एक साथ 100 गाड़ियां कोई बैल खींच सकता है क्या। तो इसका तो दिमाग खराब हुआ। वो कहा ठीक है लगाओ। वो फिर से बाजी लग गई। और इस बार जो है उसी तरह से जब गाड़ियां उसमें जोत दी गई और खींचने का वो, तो उसने उसको बहुत ही प्यार से कहा, है ना, उसका सत्कार से, है ना, उसे सजा उजा के तो लाया ही था, और उसको बहुत प्यार से कहा कि भाई तू खींच, है ना, तात, तात अब तो गाड़ियां हम्म। खींच। और वो जो है एक साथ सारे गाड़ियों को एक साथ खींच दिया, ठीक। है ना। मैंने उसमें देखिए कितना बढ़िया दिया है कि पहली गाड़ी मैंने कितना खींचा। हम्म। पहली गाड़ी जो के स्थान पर जब आखिरी गाड़ी 100वीं गाड़ी आ गई, 100वीं गाड़ी तक खींच के बता दिया हम्म। कि यहाँ तक देख, खींच दिया। ठीक है। तो अब ये 2000 कारसापण जीत गया। हम्म। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ, फिर ये गाथा बीच में आएगी, आपको तो मालूम है ना, हाँ। हर जातक कथा में एक गाथा होगी। तो गाथा क्या है, मनुयमेव, मनुयमेव हाँ। भासेय, ना मनुयम कुदाचनम, मनुयम भासमानस हम्म। गरुम भारम उदधरी, धनंचनम अलभ्येसी, तेन चत्त मनो अहूति, है ना। अब ये पाली में गाथा है, और इसका अर्थ यह है कि जब बोले मनोज्ञ वाणी ही बोले, है ना, जब बोले मनोज्ञ वाणी ही बोले, हम्म। अमनोज्ञ कभी ना बोले। हम्म। अमनोज्ञ वाणी बोलने से बैल ने भारी भार, नहीं उठाया। मनोज्ञ, नहीं पीटा, और मनोज्ञ वाणी बोलने से बैल ने भारी भार ढो दिया।
उस ब्राह्मण को धन मिला जिससे वह अत्यंत संतुष्ट हुआ। अब देखिए गाथा का मैंने पहले बताया कि सेंट्रल जो कहानी सेंट्रल रूप में, बीज रूप में वहां उन 2 लाइनों में व्यक्त है। अब इसको अर्थ मालूम करना हो तो भाई पूरी कहानी को खोलना पड़ेगा। यही काम बुद्ध घोष ने किया है कि गाथा का अर्थ जो है उसको कहानी के माध्यम से समझा दिया है ना, समझा दिया है। तो उसके बाद में जो आपको मिलान जब किया जाता है, अब गाथा का एक एक वर्ड का यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और अंत में जो है मिलान होगा। इस प्रकार शास्त्रा ने मनुयमेव भाष्यति इस धर्म देशना को प्रस्तुत कर जातक का सारांश उपस्थित किया। उस समय का ब्राह्मण अब का आनंद था और नंद विशाल तो मैं ही था। जो मिलान किया गया, देखिए मिलान में खास बात नोट करने की क्या है कि जो ब्राह्मण है उसको बताया आनंद, ठीक है। अब न तो सेठ का कोई जिक्र है आउट ऑफ पिक्चर, उसका जन्म वनम के बारे में कुछ नहीं दिया, ठीक है, न और किसी के बारे में कुछ बताया है। आनंद तो कहीं आता ही नहीं था, है ना, इसमें कहीं वर्तमान कथा में कहीं आनंद नहीं आया। तो लास्ट में आनंद को देने का क्या मतलब है? मतलब जाहिर है ना कि अब बोधिसत्व जो है वो ब्राह्मण से कह रहा था, यानी वो ये जो शास्त्रा जो है जब ये लास्ट में कहते हैं कि वो बोधिसत्व और कोई नहीं मैं था, और ब्राह्मण से ब्राह्मण आनंद था, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हे आनंद, है ना, कि जो मनोज्ञ वाणी है कि भाई ये जो 6 षड्वर्गीय भिक्षु हैं ये संघ में रह रहे हैं, कंट्रोल किसका है? संघ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है आनंद, है ना। तो ये एक तरह से इंडिकेशन है कि आप जो है आपका कंट्रोल यहाँ पर मिसिंग है ना। षड्वर्गीय भिक्षु जो हैं नीचे वाले भिक्षुओं की इस तरह रैगिंग कर रहे हैं, इस तरह से अपशब्द बोल रहे हैं आपत्तिजनक, और इससे उनको मतलब क्या कहते हैं आक्रोश उत्पन्न होता है, सम्यक वाचा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो संघ के नियम टूट रहे हैं, है ना, अनुशासन भंग हो रहा है और सारा दायित्व ये आपका है, इसलिए उसमें आनंद को बीच में लाएगा, है ना। और बात बिल्कुल साफ है कि भाई आप पर्सनल आप के नीचे सबऑर्डिनेट हैं या नीचे काम करने वाले हैं जो भी हैं, उनको भी आपको आदर पूर्वक, जो बुद्ध की प्रबंधक है ना, वो उनको आदर पूर्वक बुलाए, ठीक है ना। ये नहीं कि उसका अपमान करते हुए, है ना। अब आपको मालूम ही है डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते ही हैं रोजमर्रा में किस तरह से बातें, जो हायर ऑफिसर है कह सकते हैं या इंचार्ज जो होता है ना, वो डिग्रेडिंग रिमार्क पास करता है ना, और ऐसे शब्दों से बुलाता है जो कि उसका मन आहत हो सकता है ना। तो फिर आप उनसे ये उम्मीद मत कीजिए कि हो सकता है कुछ बोले नहीं आपको उस समय, लेकिन उसका मन जो है काम पे नहीं लगेगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी। लेकिन वही अगर आप आदर पूर्वक अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं, अपने नीचे मातहत लोगों से आदर पूर्वक बात करते हैं, तो उसको अच्छी तरह आपका काम करेगा, है ना। तो जो कटुवाणी है वो बैल तक को अच्छी नहीं लगी, है ना। तो मनुष्य जो है वो तो फिर भी मनुष्य है, उसका मन आहत होगा तो वो पूरी अपनी पूरे मन से वो काम नहीं करेगा। आज के डेट में हम लोग जो आज का जो समय है उसमें एक चीज कही जाती है कि ऐसे किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके साथ व्यवहार करें। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आप किसी को गंदे तरीके से ट्रीट करोगे तो फिर आप ये उम्मीद मत करो कि सामने वाला भी आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करे, और अगर आप चाहते हो कि आपको लोग अच्छे तरीके से ट्रीट करें तो आप सामने वाले को इज्जत दो, प्यार दो, मोहब्बत दो, उसकी कद्र करो, उसकी बात सुनो, तो वो फिर पलट के वो सारी चीजें आपको रिटर्न में भी देगा। हाँ, तो ये तो हो गया साधारण अपने हर पॉइंट पर, लेकिन यहाँ बात खास करके हो रही है अपने से नीचे वाले, जो मेरे से नीचे हैं, है ना, उनके अब उनसे काम लेना है आपको, गाड़ियां खिंचवानी है, तो अगर उनको आप डिग्रेड करके, मान लो ड्राइवर ही है, क्लीनर ही है, जो भी है, उसको है ना आपको ठीक ढंग से नहीं बुला रहे हो, उसके नाम को तोड़ मरोड़ रहे हो या उसको जाति सूचक शब्दों से बुला रहे हो। ये होता भी आज की डेट में। जैसे मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मेरे मामा जी ने मेरा नाम रख दिया था डंपर। अच्छा। हाँ।
और ये तो भारत के अंदर तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, मतलब ऐसा कोई हाँ, बच्चा ही बहुत नहीं बहुत। होगा जिसके हाँ बचपन में नामकरण ना हो, नाम के जो उसका हाँ ओरिजिनल नाम है उसके अलावा भी उसका जी, नाम रख दिया जाता है, पता नहीं क्यों, किस हाँ, क्या नहीं तो कश्मीर के लोगों ये को। ये तो कथा हो गई, मान लीजिए प्यार से ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जो हाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये वर्क और इसकी रिलेशन, वर्क कल्चर की बात हो रही है। हाँ, एक इंडस्ट्रियल लाइफ में या आपके जहाँ मालिक सर्वेंट ये वाली चीज तो स्थिति सर है, मालिक। ये चीज तो सर आपके किसी भी तरह के रिश्ते में अप्लाई हो सकती है ना, मतलब हाँ, जरूरी नहीं कि सम्यक। इंडस्ट्रियल, क्योंकि हाँ, आप सम्यक देखिए ना वाचा कि हर जगह चाहिए। घर के अंदर भी जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे अच्छे से बात हाँ करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी बात सुनेंगे, और ये चीज बहुत हाँ व्यवहारिक है कि जो भी व्यक्ति, आप देखिए कि आमतौर पर जो बच्चे होते हैं उनका लगाव मामी और मामा से ज्यादा होता है, या नानी के जी घर जी में जी। ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां उनको हाँ लोग बड़े प्यार से ट्रीट कर रहे होते हैं, जी जी जी, बिल्कुल। है ना? तो तो ये ये तो उसका, सर्वसाधारण हाँ, नियम, एग्जैक्टली। सर्वसाधारण नियम है कि सम्यक वाचा का उपयोग कीजिए, है ना। हम्म, परंतु जहां पर इस तरह की स्थिति है, जहां इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, हाँ है ना, इस हाँ, ढंग के जो जो इसमें ये सिचुएशन जो है यहाँ पर हम्म नंदी विशाल की जो हम्म बात बताई गई, हम्म। उसमें ये रिलेशन इस ढंग का है जहाँ पर कि हम्म। आप ऊंचे पद पर हैं और आपसे नीचे पद पर आप काम ले रहे ऑफिस हैं, है ना। वगैरह में हम आमतौर पर देखते हाँ, हैं कि ऑफिस। जैसे सेल्स में मैंने वर्क किया है काफी, 8 साल तक मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में काम किया, तो वहां पर इतना तक हो जाता है कि वहां पर माँ बहन की गाली तक दे देते हैं जो मैनेजर है। हाँ, तो अब आप उस कंडीशन उस कंडीशन में करेक्ट। फिर कोई भी जो इंसान है वो बहुत अच्छे इफिशिएंटली काम नहीं करता, नहीं, और एक टाइम बाद फिर बिल्कुल उसका मन उब जाएगा, बोलेगा कि मुझे करना ही नहीं। सही बात। तो हाँ ये जो है पर्सनल, ये जो आपके इस हम्म, वर्क कल्चर की बात हो रही है, हाँ पर्सनल मैनेजमेंट, हाँ। है ना, जहाँ पर्सनल मैनेजमेंट लेकिन की ये कहानी। लेकिन इसको अप्लाई हम हर जगह कर सकते हैं, मतलब वो भले हाँ, ही वो आपका तो हर छोटा जगह। भाई है तो उसके जी जी साथ भी जी, आप अच्छे से बात करो, या फिर आपका कलीग है, या आपका जूनियर बिल्कुल। है, या आप किसी कॉलेज में हम्म, पढ़ रहे हो तो वहां पर आपका कोई सहपाठी है, जूनियर है, उसके साथ भी ना बिल्कुल अच्छे से ही पेश आना चाहिए, तभी सामने वाला इंसान बिल्कुल। आपको इज्जत देगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। और इसके फिर आपको हाँ नुकसान हो सकते हैं, आपके रिश्ते खराब होंगे। अगर आप जी जी वर्क, जी। अगर आप जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में, जैसे या कोई आपका टारगेट बेस्ड अगर काम कर रहे हो, तो वहां पे जब आपकी टीम अच्छे तरीके से आपके साथ खड़ी नहीं होगी, तो फिर आपको जाहिर सी बात है आपका जो टारगेट मिला है, टीम का जो टारगेट है वो वेरी कभी पूरा ही करेक्ट। नहीं होगा। तो हाँ, उस बिल्कुल कंडीशन में सही। फिर आपको गालियां सुननी पड़ेंगी, आपके आपके जो आपका जो मैनेजर है वो आपको आके गालियां देगा, क्या मतलब है उस चीज हाँ का? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हाँ जो ये रिलेशनशिप है, हम्म जूनियर सीनियर वाला रिलेशनशिप, है ना, हम्म मैनेजर सबॉर्डिनेट वाला हम्म रिलेशनशिप, उन हम्म सब में ये कहानी पूरी तरह से अप्लाई होती है हम्म पर्सनल मैनेजमेंट के एंगल से कि भाई अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, हम्म है ना, तो हम्म ये मत सोचिए कि आप उस पर गालियां बरसा करके या उसको छोटा दिखा करके आप हम्म उससे, उसको हड़का करके, उसको हम्म। धमका करके उससे ज्यादा काम नहीं ले पाइएगा, है लेकिन ना। वो सर हो आज सकता है आप, आज हाँ, की डेट में तो आप ज्यादातर ये होता है कि जो इंसान जिसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसको हाँ अच्छे से नर्चर करने की जगह जो मैनेजर है वो क्या हाँ, करता है कि उसके ऊपर और प्रेशर डाल देता है, अरे ये तो और कर रहा है, तो कर प्रेशर, लेगा। हाँ बिल्कुल। पर लेकिन ऐसा, अगर उसको मान लीजिए मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ मोटिवेट करना तो एक अलग चीज होगी। मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई उससे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करो। हमने पीछे हाँ एक कहानी पढ़ी, बोझा जानी जातक हम्म में, वो कहे हम्म हुए अपने कैपेसिटी से ज्यादा आप उसको मोटिवेट कर देता है तो कैपेसिटी से ज्यादा ही करता है। तो आप ये हम्म देखिए, मोटिवेट करने का एक तरीका ये भी है कि उसको आदर पूर्वक उसका संबोधन दिया जाए, हाँ उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा, हाँ है ना। अगर आप उसको गलत नाम से बुलाएंगे तो वो डीमोटिवेटेड होगा। हम्म तो ये उसी से मिलती जुलती कि अगर आप उससे कैपेसिटी बढ़ा के काम लेना, है ना, उसको हम्म कैपेसिटी से बाहर, वो काम तभी कर पाएगा जब आप उसको आदर पूर्वक हम्म संबोधन देंगे, उसका आदर करेंगे, हम्म। है ना। तो ठीक है। इस ढंग की एक कहानी है। और कोई प्रश्न इसमें हो, मुझे नहीं पता नहीं, है। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं, ये बहुत व्यवहारिक चीज है और हम सबको पता होती है कि हमें अपने से हाँ, छोटों के साथ तो बड़ी ही तमीज के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि जो हम बिल्कुल। उसके साथ करेंगे वही फिर आगे चल के हमारे साथ भी होगा। आप देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूंगा, मैं यहाँ पर पर्सनल उदाहरण दूंगा, एक फैमिली का उदाहरण दूंगा कि जी एक जी परिवार के अंदर एक माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे को पहले झूठ बोलना सिखाते हैं, ठीक, कि बिल्कुल। मैं घर पे ही नहीं हूँ या मैं बाहर हाँ, चला सही गया, बात। है ना? हाँ या फिर कई बार हम देखते हैं कि वो अपने जो एक
औरत है, जो वाइफ है, और जो हस्बैंड है, एक जी आदमी है, वो अपने जी ही माँ बाप के अगेंस्ट अपने बच्चों को चीजें सिखाता है, और फिर हाँ। हम देखते हैं कि बाद में फिर वही बच्चे उन्हीं बच्चे माँ जो बाप को है, घर से निकाल देते हैं। बिल्कुल तो बच्चे फिर ये उसी तो तरह बीज तो करते हैं। आप ही ने बोए हैं ना, ये किसने सही किया? बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत सारी चीजें, ये जो पूरी कहानी है, इसको हम कई सारे अपने जीवन के आयामों में लागू कर सकते हैं अगर हम उससे सीखना हाँ, चाहें। तो आप यूँ कह सकते हैं कि भाई सम्यक वाचा हाँ। जिसकी बात करते हैं अष्टांगिक नियम में, तो हम्म। सम्यक वाचा का ये एक उदाहरण है कि भैया हम्म। आप किस ढंग से बात करें, है ना। चाहे। और उसका ठीक। उसका परिणाम भी यहाँ पर हम्म। जाहिर है, हम्म। परिणाम भी बता दिया कि कैसा। ठीक। तो इसको आप आप इसमें सर कुछ और ऐड करना चाहेंगे? इसमें ऐड करने के लिए बस इतना ही है कि मुझे सबसे अच्छी बात इसमें यही लगती है, जो हम्म। बुद्ध घोष की शैली है। हाँ। बुद्ध घोष की शैली ये बता देती है कि भाई इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है ना। हम्म। हम्म। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ है, इसको वो इशारा कर रहे हैं। हम्म। कहानी के द्वारा उन्होंने समझा दिया कि हम्म। कैसे बोलना है, बट एट द सेम टाइम आनंद को उन्होंने यहाँ पर बीच में फिक्स कर हम्म। दिया हम्म। कि प्लीज सी टू इट कि दीज हम्म। थिंग्स आर नॉट रिपीटेड इन हम्म। संगा, हम्म। है ना। कि भाई ठीक है, हाँ। हमने कहानी सुना दी, लेकिन हम्म। उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ, ये इसको आप ये, हाँ, जो जो भी उस संस्थान का करता था उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी उसके का जिम्मे। टीम की बात करें तो वहां पे जो टीम लीडर है, टीम मैनेजर है, हाँ या असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी जिम्मेदारी। अगर फैमिली की हम बात करें तो फैमिली में जो भी जिसकी भी चलती है, वो चाहे माँ हो या पिताजी हो, करेक्ट। जिसकी भी चलती है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फैमिली को इस तरीके से नर्चर करें, या मैनेजर अपनी टीम हाँ को इस तरीके से नर्चर करें कि सबका बिहेवियर एक दूसरे के लिए प्रेम पूर्वक रहे, को किसी को भी करेक्ट। किसी भी तरह की रैग ना हो, या किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये सारी चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बहुत तो बहुत ये शुक्रिया जो है ना, जी। इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है प्रबंधन की कहानियां, नहीं तो हाँ। यहाँ पर आनंद को बीच में लाने की क्या जरूरत है। ये एग्जैक्टली। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, ये हम्म। जन्म का हिसाब किताब बताने के लिए कहानी नहीं कही गई हाँ। कि आनंद फलाने जन्म में ब्राह्मण हो गया था और मैं हम्म। बैल हो गया था। हाँ। ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि हम्म। यहाँ से साफ है कि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर दी है, हम्म। भिक्षुओं को भी समझा दिया कि हम्म। सम्यक आचरण कैसा होना चाहिए, हम्म। है ना। और इधर अपने बिहार में भी उसको सही कर दिया। ठीक। तो बहुत ये बहुत है शुक्रिया बुद्ध की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर बहुत चावला जी आपका। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहेंगे, और हमें इस तरह के ज्ञानपूर्वक वीडियो, जो जातक कथाएं हैं उसके जो बुद्धिस्ट मैनेजमेंट, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल हैं, वो हमारे बीच रखते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जरूर, लेकिन मुझे प्रश्नों के इंतजार है, अभी तक प्रश्न आने प्रश्न सर चाहिए। इतने कोई बहुत ज्यादा आते नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछता नहीं हूँ। मेरे जहन में जो प्रश्न अच्छा आते हैं अच्छा, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पूछ लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। दर्शकों वो मैं के भी, दर्शकों के दर्शकों के ऐसे कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न नहीं, अच्छी बात है, चलिए। बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया सर आपका। जय भीम, नमो। नमो बुद्धाय। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने बताया कि नंदी विशाल जातक कथा के माध्यम से कि हमें अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप उनके मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचाओगे, उनके मन को ठेस पहुंचाओगे, तो कभी भी आपके साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे। भले ही हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मजबूरी है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शा नहीं रहा है अपनी नाराजगी, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से या अपने मन के अंदर आपके लिए कड़वाहट रखेगा हमेशा। और इसको हम आमतौर पर आज की भाषा में हम कहते हैं कि भाई, आप जिसके साथ, आप जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हो, वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करो। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कहानी हमारे परिवार से लेकर हमारे जो ऑफिस हैं वहां तक लागू होती है। ये कहानी हमारे स्कूल से लेकर हमारे कॉलेज, और कॉलेज के बाद महाविश्वविद्यालयों तक भी लागू होती है। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार अपना काम इसी तरीके से करता रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप बहुजन साहित्य का आर्थिक सहयोग करें। नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, उस ज्वाइन बटन को आप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे बहुजन साहित्य के सदस्य बनिए। अगर आप लोग डायरेक्ट आर्थिक भुगतान या आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे अकाउंट डिटेल मेरे दिए हुए हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, फिर किसी जातक कथा के साथ, बुक रिव्यू के साथ, या किसी व्यक्ति के इंटरव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।